आप सबके बैंक अकाउंट के अंदर सरकार एक निश्चित पैसा डाल देगी। मैं इस चीज के बारे में चर्चा करने वाला हूं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का हाल क्या होगा, कितनी ज्यादा खड्डे में ये गिर चुकी है। और उसके बाद मुझे एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं भारत की जो सरकार है वो आपके लिए एक आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी। उस समय भी मैंने आपको बताया था। अब उस समय ये एक डिस्कशन थी और बीच में कहीं ना कहीं एक डिबेट और शुरू हुई, वो भी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोगों से मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के हालात और उसके ऊपर इस 20 लाख करोड़ के पैकेज की सच्चाई के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। तो दोस्तों, इसे ध्यान से समझिएगा। लास्ट तक आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि सरकार ने इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मायने क्यों रखे हैं और क्यों नहीं सीधा आप लोगों के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आप लोगों के पास इस पैसे को पहुंचाया। आप लोगों के सीधा बैंक अकाउंट में डाल देती तो क्या होता। ये ऐसा क्यों नहीं किया सरकार ने, मैं इस चीज के बारे में चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों समझिए, सबसे पहले एक इकोनॉमी के पिलर्स, और यहां आज के इस 20 लाख करोड़ के पैकेज के अंदर एक चीज, जो एक स्टेटमेंट नॉर्मली मैं हिस्ट्री में भी पढ़ाता हूं और नॉर्मली सब जगह डिस्कशंस भी होती हैं, डिबेट भी होती है, कि असलियत में पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट होती है, पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। जो पॉलिटी है, जो राज व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है और राज व्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था की गार्जियन होती है, संरक्षक होती है। यहां पर आज आपकी सरकार ने वो प्रूव कर दिया कि ये इकोनॉमी को बचाने के लिए कितने ज्यादा डेडिकेटेड हैं। इस चीज को समझिए दोस्तों। शुरुआत वही होती है कि असलियत में सेक्शंस ऑफ इकोनॉमी, मैं इकोनॉमी की बहुत ज्यादा डेप्थ वाली टर्म्स में नहीं जा रहा या उन टर्म्स में नहीं जा रहा जो कि आप लोगों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करें और एक सब्जेक्ट को कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आपको दिखाएं। मैं आपको सिंपली बहुत अलग अलग, बहुत सिंपल फॉर्म्स में अलग अलग सेक्टर्स के नाम बता रहा हूं, जो जब आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो अलग अलग सेक्शंस में वो समझ में आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो है एक बेसिक, जो किसी भी इकोनॉमी का बेसिक जो टॉपिक है जिस पर पूरी की पूरी इकोनॉमी चलती है, वो है एक तरफ डिमांड यानी मांग, और इस को कंप्लीट करने के लिए आगे होती है सप्लाई। मांग और पूर्ति, डिमांड और सप्लाई। यहां ये मांग और पूर्ति के लिए जो सिंपल प्रोसेस है उसे कहा गया मनी, या फिर दूसरे शब्दों में कहेंगे फाइनेंस। अब जब तक ये तीनों चीजें बनी रहेंगी, डिमांड जो है वो होती है मार्केट के अंदर यानी बाजार में, जहां से आप और हम सामान खरीदते हैं। सप्लाई ये होती है हमेशा इंडस्ट्रीज की तरफ से और एग्रीकल्चरल या फार्म्स की तरफ से। इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों की तरफ से, या फार्म्स यानी खेतों में से, किसानों, मछली पालन यहां की तरफ से। ये जो मनी यानी फाइनेंस है, इसको रेगुलेट करने का काम करते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस यानी बैंकिंग संस्थान। तो दोस्तों, इस तरीके से आपके पास ये 3 सेक्शंस हैं, जिसमें एक है मार्केट, एक है इंडस्ट्रीज यानी सप्लाई, फार्म्स, और दूसरा है बैंकिंग। असलियत में जब एक अर्थव्यवस्था मोटे तौर पर समझनी है तो वो इन तीनों के इर्द गिर्द ही घूमती है। इस मार्केट को पैसा चाहिए होता है, उसकी जेब में क्या हो, फाइनेंस हो, यानी वित्त हो, पैसा हो। वो फाइनेंस अगर मार्केट में होगा, या फाइनेंस तो नहीं कहेंगे, इसे लिक्विडिटी कहेंगे, जो पैसा खर्च करने लायक है उसे कहा जाएगा लिक्विडिटी। जो इंसान पैसा खर्च करना चाहता है, ये लिक्विडिटी मार्केट में होगी, मार्केट से डिमांड आएगी, डिमांड से सप्लाई बनेगी। सप्लाई जो होगी, ये सप्लाई हमेशा एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार जनरेट करती है। सिंपल फॉर्म्स में समझिए, इसे कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स चीजें आपकी बुक्स में, आपके अखबारों में और हर जगह समझाई जा रही हैं। यहां इस उद्यम यानी इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री भी अलग अलग तरीके की हैं, इस उद्योगों से
और एग्रीकल्चर फार्म से आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और यही एम्प्लॉयमेंट इस सप्लाई की वजह से आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और इस एम्प्लॉयमेंट के दो पार्ट्स निकल कर जाते हैं। एक पार्ट जो है वो लिक्विडिटी की फॉर्म में मार्केट में जाता है, जिसमें आप जूते, चप्पल, कपड़े, खाने पीने के सामान से लेकर मोबाइल से लेकर कंप्यूटर से लेकर हर चीज डेवलप करते हो। तो यानी इस एम्प्लॉयमेंट से, इस रोजगार से एक हिस्सा आपका पहुंचता है लिक्विडिटी की फॉर्म में मार्केट में और आप अलग अलग सामान खरीदते हो, और दूसरा पैसा सेविंग्स की फॉर्म में पहुंचता है, सेविंग्स की फॉर्म में पहुंचता है बैंकिंग के अंदर, मनी इंस्टीट्यूशंस या फिर अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस में, सेविंग्स की फॉर्म में, इंस्टीट्यूशन में, जिसके बदले में आप लोगों को वहां से ब्याज मिलता है। अब इसे दूसरे तरीके से देखिए, ये बैंक आपको ब्याज क्यों दे? वो बैंक आपको पैसा ब्याज पे, इंटरेस्ट पे देते हैं लोन की फॉर्म में। किसको? सॉरी, ये बैंक जो हैं ये लोन की फॉर्म में पैसा देते हैं इंडस्ट्रीज को। लोन की फॉर्म में ये बैंक जो हैं लोन की फॉर्म में पैसा देते हैं इंडस्ट्रीज को। यही बैंक लोन की फॉर्म में पैसा देते हैं जब यही एम्प्लॉयमेंट कस्टमर बनता है। यही जो आप लोग एक जगह से कमाते हैं, तो आप एक जगह तो एम्प्लॉय हैं, और वही जब आप मार्केट में पैसा लेके जाते हो तो आप ही लोग क्या हैं? कस्टमर। यही बैंक आपको कस्टमर के रूप में लोन देता है कि आप कार खरीदें, आप होम लोन लें, आप आप लैपटॉप लें, मोबाइल लें और दूसरी भी चीज़ों को लें और उसके बदले में लोन, उसके लिए लोन ले लें। इस लोन के बदले में बैंक को मिलता है इंटरेस्ट, और बैंक काट पीट करके अपने खर्चे, कुछ प्रॉफिट आप लोगों को ब्याज के रूप में वापस दे देता है। असलियत में एक सप्लाई ये है, इसमें बैंक जानबूझकर जितना बैंक के पास पैसा होगा उसी हिसाब से इंडस्ट्रीज को वो लोन देगा, लेकिन इंडस्ट्री भी अपना लोन इस तरीके से लेगी, इंडस्ट्री जो है, उद्योग जो है, वो अपना लोन इस तरीके से लेंगे कि भाई उन लोगों के लिए, वो इंडस्ट्री यानी उद्यम भी इस तरीके से लोन लेंगे कि क्या मार्केट में डिमांड है। अगर मार्केट में उनके सामान की मांग नहीं है तो वो लोन नहीं चुका पाएंगे, और जब वो लोन नहीं चुका पाएंगे तो बैंक को नुकसान होगा और सारी अर्थव्यवस्था डूबती हुई नजर आएगी, या इंडस्ट्री कम से कम बंद हो जाएगी। ऐसे में बहुत से दूसरे सेक्टर भी हैं जो इंडस्ट्री के साथ काउंट भी होते हैं, लेकिन वो बाहर भी हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, जो बिल्डिंगें और सब चीजें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाली दूसरी, इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसीज, ये सारी की सारी जो हैं ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कॉन्टिन्यूसली अपना काम करती रहती हैं। डिमांड इनकी सबसे लास्ट में आती है, सब तरीके से आती है। अब आप इस पूरे बेसिक स्ट्रक्चर को अगर समझ चुके हैं तो यहां पर सरकार के पास अब हुआ क्या है मामला ये हुआ है कि जैसे ही लॉकडाउन जैसे ही हुआ, इस सेक्टर में एक चीज और होती है, सर्विस, जिसमें आप ट्रांसपोर्ट से लेकर, उतारने चढ़ाने से लेकर, लेबर से लेकर, वर्कर से लेकर, बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े होते हैं कमीशन एजेंट तक, जो आप लोगों के सामान की अदला बदली में कमीशन वगैरह से लेकर लाने ले जाने के खर्चे तक मैनेज करते हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें तो मैनेज इसी तरीके से हो रही हैं। अगर आप इस लॉकडाउन को देखते हैं, इस लॉकडाउन में हुआ क्या? हुआ ये इस लॉकडाउन के अंदर कि भैया इंडस्ट्री जो थी उसमें स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्री जो 1 या 2 या 5 बंदों से जुड़ के चल रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो 20-25 या उसी हिसाब से जो भी सरकार की डेफिनेशन है उसके हिसाब से चल रही है, उसके बाद मीडियम इंडस्ट्री जो मध्यम वर्ग का उद्योग है, और लार्ज इंडस्ट्री, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज और इनके अंदर काम करने वाली अप्रॉक्सीमेट 40 करोड़ के करीब की जनता
बंद, बेरोजगार हो गई। समझे? इसी तरीके से आप लोगों ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर भी लगभग 3 करोड़ के करीब के लोग जो थे वो सारे बेरोजगार हो गए। इसी तरीके से आपने एग्रीकल्चर को अगर देखा तो उसको आपने बाद में खोला, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर भी इसके ऊपर बुरा असर हुआ और शुरू के 20-25 दिन तो आपने खेती भी नहीं करने दी और एक लगभग 50 करोड़ के आसपास का बंदा वहां पर वो हुआ, इंपैक्ट पड़ा। अब इसके साथ आपने मार्केट को भी आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो इसके लिए डेली वेजेस से काम करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर भी बुरा असर पड़ा। डेली वेजर्स या फिर स्मॉल इनकम ग्रुप जो है, जो छोटी आय वाले लोग हैं, इन पर भी बुरा असर पड़ा। अब आप यहां पर मार्केट बंद कर रहे हैं, कृषि के ऊपर बुरा हाल है, ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया, इंडस्ट्री बंद कर दी। ऐसी सिचुएशन में हुआ क्या, जब आपने सारी की सारी चीजों को लगभग 40 दिन से बंद किया हुआ है, 40 दिन से या 50 दिन से आपने इसे सबको बंद किया हुआ है, तो लोगों के पास सेविंग्स खत्म हो रही हैं। अब सेविंग्स अगर खत्म हो रही हैं तो लोग होल्डिंग मनी यानी पैसे को अब रोक कर चलना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि एक पैनिक यानी डर फैलना शुरू हो गया। और डर यह है कि पता नहीं ये कोरोना प्रॉब्लम कितनी लंबी चलेगी और पता नहीं ये समस्या कितनी लंबी चलेगी, इसलिए पैनिक यानी डर फैल गया। और जैसे ही पैनिक यानी डर फैला, जैसे ही पैनिक यानी डर फैला, ये सारे का सारा जो पैनिक है उसने पूरी इंडस्ट्री को खत्म करके रख दी, मतलब डरा के रख दिया। और अब लोग इस सिचुएशन में आ गए कि उन्होंने होल्ड जैसे ही मनी किया तो खाने पीने की एसेंशियल गुड्स यानी जो सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की बेसिक नीड्स हैं उनको छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस थे, जो बढ़िया या दूसरे खर्च थे, उनको लगभग खत्म कर दिया। अब जब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस यानी दूसरे खर्च आप लोगों के खत्म हो गए तो ऑब्वियस सी बात है, दूसरे खर्च का मतलब यानी आप मोबाइल नहीं खरीदोगे, आपको मान लिया कपड़े खरीदने ज्यादा नहीं खरीदोगे, जूते खरीदने 2 महीने 3 महीने बाद खरीदोगे, 6 महीने बाद खरीदोगे, नई कार नहीं खरीदोगे, नया घर नहीं खरीदोगे, आप गॉगल्स चश्मे नहीं लोगे, या जो भी आपके घर की साजो सामान से लेकर दूसरी चीजें हैं जिनसे रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ता है, वो सब चीजें आप लेना बंद कर दोगे। इसकी वजह से क्या होगा, इस सब की वजह से सिर्फ एक चीज होगी जो कि सबसे खतरनाक होगी। इस सब की वजह से यह हुआ कि इसने किल्ड डिमांड इन द मार्केट। इसने क्या किया, मार्केट में डिमांड को खत्म कर दिया कि जी हम भाई आप सामान ही खरीदने नहीं जाओगे सब्जी और रोटी के अलावा, तो मार्केट में डिमांड खत्म तो सप्लाई किस चीज की होगी पता नहीं। सप्लाई किसी चीज की नहीं होगी तो क्या इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन करेंगी, उद्योग धंधे प्रोडक्शन करेंगे, नहीं करेंगे। उद्योग धंधे जब प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट तो बहुत सारा उद्योगों से आ रहा है, वो बंद, ट्रांसपोर्ट वो बंद, लेबर जो है, जो छोटे लेवल पर डेली वेजेस से लेकर दूसरे तरीके की जो भी लेबर है, दुकान पे काम करने वाले, कपड़े की दुकान पे काम करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, सब बंद। वो बेरोजगार, कमीशन एजेंटों का कमीशन खत्म, एम्प्लॉयमेंट लगभग ना के बराबर हो जाएगा। नतीजा क्या होगा, आप जो थोड़ी बहुत डिमांड थी वो भी खत्म, लिक्विडिटी वो खत्म, मार्केट खत्म। और जब ये सब चीजें नीचे वाली के ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है, बैंकिंग। इन तीनों चीजें, भाई बैंक के पास लोन, बैंक किसके ऊपर घूम रहा है, इंटरेस्ट। भाई कस्टमर के पास पैसा खत्म तो कार
लोन नहीं भर पा रहा, होम लोन नहीं भर पा रहा, मोबाइल एसी से लेकर टीवी फ्रिज तक जो भी लोन पे दिया गया वो नहीं भर पा रहा। नतीजा क्या होगा? बैंक का लोन जो है वो डूब जाएगा, इंडस्ट्री ने जो लोन लिया है वो लोन डूब जाएगा। पता लगा बैंक क्रैश कर गए। बैंक कहेगा मेरे पास पैसा नहीं है, बैंक डूब गया, फाइनेंशियल सिस्टम डूब गया, कंट्री डूब गई। सोचकर देखिए, पूरा देश डूब गया। ये सब तो बंद है ना, ये सब बंद। आपने पैसा रोक कर चलना शुरू किया, डर का माहौल है, आप सिर्फ खाने पीने से लेकर सब्जी दूध चाय वगैरह की दुकानों पे ही खर्च कर पा रहे हैं, और वो भी बहुत सोच समझ के। एक जहां आपकी आदत 4 चीजें खरीदने की थी, अब एक खरीद रहे हैं। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस खत्म, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस खत्म हो गए तो डिमांड खत्म, डिमांड खत्म तो सप्लाई किस काम की वो भी रुक गई। वो रुकेगी तो क्या होगा? इंडस्ट्री प्रोडक्शन किस नाम की करेगी? इंडस्ट्री प्रोडक्शन नहीं करेगी, उत्पादन नहीं करेगी, तो आप ये देखिए जैसे ही इंडस्ट्री उत्पादन बंद करेगी तो इंडस्ट्री से बहुत बड़ा अमाउंट, एम्प्लॉयमेंट भी तो है वो खत्म। एम्प्लॉयमेंट भाई खेत गांव के अंदर डिमांड क्या नाम है, कार स्कूटर बस, कार स्कूटर बाइक की कंपैरेटिवली शहरों के कम होती है, अब थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग गई है, लेकिन पहले अगर देखा जाए तो वहां पर इस तरीके की चीजें कम उसमें होती हैं डिमांड में। दिल्ली या मेट्रोपॉलिटन में सबसे ज्यादा होती हैं। तो ये कार लोन वगैरह डूबेंगे तो बैंकिंग क्रैश, पूरी अर्थव्यवस्था खत्म। फिर आप एक ऐसी पुराने टाइम की इनिशियल स्टेज वाली अनडेवलप्ड इकोनॉमी में एकदम से पहुंच जाएंगे, जहां सिर्फ और सिर्फ खेती करने वाला जो किसान है उसकी इकोनॉमी पे फायदा हो, उसी के पास पैसा होगा, और उस खेती बाड़ी से रिलेटेड चीजों को खरीद बेच कर ही काम चल रहा है, और हर कोई अपनी लोवेस्ट लिमिट पे जी रहा है, अपनी लोवेस्ट लिमिट पर जी रहा है। ऐसी सिचुएशन में सरकार क्या करे? सरकार क्या करे ऐसी सिचुएशन में? ऐसी सिचुएशन में सरकार कुछ भी करे, सरकार के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक हेलीकॉप्टर मनी और दूसरा एक है हेलीकॉप्टर मनी और दूसरा जो है पैकेज, और ये पैकेज 20 लाख करोड़ रुपीस का। सरकार क्या करे? या तो हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल करे या फिर 20 लाख करोड़ जैसा कोई एक पैकेज दे दे। दोनों में फर्क क्या है? हेलीकॉप्टर मनी वो होती है कि इतना सारा सब कुछ बंद है, अब सब कुछ बंद है तो सरकार के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर सरकार के पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि डिमांड जो है वो खत्म हो चुकी है, और इस डिमांड को कैसे रीस्टार्ट किया जाए, क्योंकि डिमांड होगी तो सप्लाई चेन खुल जाएगी, इंडस्ट्री के पास काम आ जाएगा और सब चीजें दोबारा चलना शुरू कर देंगी, ये सब दोबारा रीस्टार्ट हो जाएंगी। तो तरीका ये है हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी नाम इस तरीके से है कि हेलीकॉप्टर आएगा, सबके घर में 5-5 लाख रुपए फेंक के चला जाएगा। हाँ, जैसे बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जब हर कोई बंद के बैठ जाता है, बाहर नहीं निकल पाता, तो हेलीकॉप्टर जिस तरीके से खाने के पैकेट गिराए जाते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से यहां क्या किया जाता है। यहां हेलीकॉप्टर मनी के कंसेप्ट में आप सबके बैंक अकाउंट के अंदर सरकार एक निश्चित पैसा डाल देगी, मान लिया 1-1, 2-2, 5-5 लाख रुपए। सरकार उसमें यह कहती है कि सरकार ने क्या किया, अपने पास मान लिया यही 20 लाख करोड़ रुपए के जो पैकेज हैं, सरकार क्या करे, इस 20 लाख करोड़ के पैकेज बनाने की जगह सरकार ने कहा कि हम 5 लाख करोड़ रुपए के नए नोट छाप रहे हैं, और वो सारे 5 लाख करोड़ के जो नए नोट हैं 130 करोड़ की जनता को, यानी 5 लाख को 130 से डिवाइड करोगे तो अच्छा खासा अमाउंट सबके अकाउंट में सीधा सीधा मान लिया 50-50 हजार रुपए सबके अकाउंट में डाल दिए गए। एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो भी होगा वो डाल दिया जाएगा, और जैसे ही वो वैसे तो बहुत ही कम बैठ रहा होगा, कैलकुलेशन करके देख लेंगे, मान लिया सबके अकाउंट के अंदर 50-50 हजार रुपए डाल दिए। अब कस्टमर के पास 50 हजार रुपए आया तो वो 50 हजार रुपए क्या है,
लिक्विडिटी। जैसे ही वो 50,000 रुपए लिक्विडिटी के आए, आप मार्केट में जाएंगे, सामान खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे तो डिमांड आएगी, डिमांड से क्या होगी? सप्लाई, सप्लाई से इंडस्ट्री को जान आएगी, इंडस्ट्री क्या करेगी? एम्प्लॉयमेंट देगी, एम्प्लॉयमेंट देगी तो बैंक का लोन सेविंग बढ़ेगी, बैंक का लोन वापस होगा, आप लोगों को रोजगार मिलेगा, लिक्विडिटी दोबारा आएगी और ये साइकिल दोबारा चलनी शुरू हो जाएगी। एक तरीका। लेकिन इसका दूसरा, दो डर सबसे ज्यादा होते हैं। दो डर में पहला डर यह होता है जो सबसे मेन है कि आप इसमें यह समझिए कि यू कांट इग्नोर द पैनिक इन द हार्ट ऑफ कस्टमर। कस्टमर जो है, जो आपका उपभोक्ता है, उसके दिल में जो डर बैठा हुआ है उसका क्या करोगे? आपने सबको 50-50 हजार रुपए भेज दिए और वो इतना डरा हुआ है कि इस 50,000 रुपए को अगले 10 दिन 20 दिन या महीने में खर्च करने की जगह इस 50,000 रुपए को मैं 1 साल चलाऊंगा। यानी डिमांड तो फिर भी नहीं आई, और डिमांड अगर फिर भी नहीं आई तो क्या होगा? सारे का सारा आपका एफर्ट डूब गया, पैसा ज्यादा छाप दिया, सप्लाई कम है। ऐसे में इन्फ्लेशन बढ़ती है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, यहां पर गुड्स जो आपकी गुड्स और सर्विसेज जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और यहां पर जो आपकी मनी है या जो नोट्स हैं, मनी जिसे आप कहोगे, जो आपके बैंकों के पास नोट छापने की फॉर्म में मौजूद है, इसमें यह कहा जाता है कि यह नियरली इक्वल होना चाहिए। यह नियरली इक्वल होना चाहिए। अगर गुड्स ज्यादा हैं, सर्विसेज ज्यादा हैं, मनी कम है, तो क्या होगा? यहां इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी 2 किलो प्याज खरीदने के लिए आपके पास 50 रुपए हैं, तो 50 रुपए का मतलब 25 रुपए किलो आपको प्याज मिल जाएगा। लेकिन यहीं पर गुड्स ज्यादा होने का मतलब यह है, गुड्स ज्यादा होने का मतलब यह है, मनी कम होने का मतलब यह है कि गुड्स अगर ज्यादा हैं, मनी कम है, तो कहीं ना कहीं आपके पास यहां पर प्याज क्या है? 10 किलो मौजूद है और मनी वही 50 रुपए है, तो आपके पास 5 रुपए के हिसाब से आपको प्याज खरीदने पड़ेंगे। यानी समस्या आ जाएगी, गुड्स की कीमत इतनी गिर जाएगी, यह समस्या आ जाएगी। लेकिन अगर मनी कम है, समझे, और गुड्स बढ़ते जा रहे हैं, तो सिचुएशन उल्टी हो जाएगी। यानी यहां पर मनी अगर बहुत ज्यादा है तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि आपके पास एक सामान या एक सर्विस को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे हैं, और जैसे ही आपके पास एक सामान या एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे हैं, तो ऑटोमेटिकली 5 किलो जो प्याज होंगे उसके लिए अगर 1000 रुपए अवेलेबल हैं 50 रुपए की जगह, तो ऑब्वियसली 2 किलो प्याज के अंदर 50 रुपए की जगह 100 रुपए अवेलेबल हैं, तो वो प्याज जो है वो ऑटोमेटिकली 1 किलो प्याज 25 रुपए की जगह अब आपको 50 रुपए का मिलेगा। जिससे क्या होगा कि यहां से जो गरीब आदमी है वो डूबना शुरू होता है, और महंगाई की जो मार है वो पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर पड़ती है, पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर पड़ती है। तो यह होता है हेलीकॉप्टर मनी का कंसेप्ट, और इसीलिए सरकार ने इस कंसेप्ट को बिल्कुल भी नहीं अपनाया। जबकि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसकी डिमांड की थी कि आप हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल करें और सबके खातों में पैसा डाल दें। अब आपकी सरकार ने दूसरा तरीका अपनाया है, और उस सरकार ने यह कहा कि देखिए, हम अपनी इकोनॉमी के बहुत बारीक लेवल पर काम करेंगे, और यहां कंसेप्ट दिया आत्मनिर्भर भारत। इस आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह है कि सरकार कह रही है कि हम लोगों ने 20 लाख करोड़ रुपया खर्च करना है। अगर वो 20 लाख करोड़ रुपया डिवाइड करके आप सभी के बैंक अकाउंट में डाल देते, तो शायद हर बंदा बहुत ज्यादा
खुश होता, लेकिन उसका आउटकम नेगेटिव था, क्योंकि वो सारा पैसा प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं होने वाला था। सारा का सारा जो पैसा है वो उत्पादन के अंदर प्रयोग होने वाला नहीं था। इसीलिए आपकी सरकार ने क्या किया, हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग सेक्शंस ऑफ इकोनॉमी के लिए अलग अलग काम किए हैं। जैसे बैंकों के अंदर बैंकों के लिए तो आरबीआई बैठा हुआ है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और दूसरी जो कंपनियां हैं जो कि बैंक नहीं हैं लेकिन फाइनेंस यानी वित्त का काम करती हैं, लोगों को पैसा बांट के ब्याज का काम करती हैं, सरकार ने उनको पैसा पहुंचाया। कस्टमर जो परेशान है, जिसका रोजगार वगैरह छूटा हुआ है, इस 20 लाख के पैकेज, करोड़ के पैकेज के अंदर सरकार ने टीडीएस कम कर दिया, सरकार ने प्रोविडेंट फंड पे छूट दे दी, सरकार ने बाकी चीजों पर छूट दे दी। इनकम टैक्स के ऊपर यह कहा कि आप कहीं ना कहीं इनकम टैक्स थोड़ा डिले कर देना, यानी कस्टमर को काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज के नाम पे सरकार ने छोटी से लेकर बड़ी सभी इंडस्ट्रीज को अलग किया, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, सारी इंडस्ट्रीज को अलग अलग किया, और सभी इंडस्ट्रीज से ऐसे ऐसे पैकेज दिए गए हैं जिनका डिटेल्ड एनालिसिस मैं अगले वीडियो में करूंगा, और एक एक चीज के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा कि ऐसे ऐसे पैकेज दिए हैं कि जैसे मान लिया माइक्रो वाली है, उसके लिए लगभग 3 लाख करोड़ के करीब का, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए लगभग 3 लाख करोड़ का अलग पैकेज है। प्रोविडेंट फंड उनके जो है, ईपीएफ जो है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, वो सरकार भरेगी, या 12% की जगह 10% एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। तनख्वाह के मामले में, लोन के मामले में इंडस्ट्री को मजबूत किया, इंडस्ट्री का हौसला बढ़ाया, और इंडस्ट्री का हौसला इस तरीके से बढ़ाया कि जो आपको नुकसान हुआ है उसमें सरकार भागीदारी बन रही है, कर रही है। आप एम्प्लॉयमेंट कम मत करना, अपनी इंडस्ट्री बंद मत करना, आप एम्प्लॉयमेंट कम मत करना। एम्प्लॉयमेंट कम कर दोगे तो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। सरकार ने पैसा अलग अलग मदों से, एक तो आपकी जेब में डायरेक्ट पहुंचाया है अलग अलग तरीके से, इंडस्ट्री के अंदर इन्फ्यूज कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, और बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में इन्फ्यूज कर दिया, ताकि ये जो साइकिल का आधा हिस्सा है इसके अंदर इतना सारा पैसा आ जाए कि मार्केट में लिक्विडिटी यानी जो तरलता है वो बनी रहे, डिमांड बनी रहे, और जैसे ही डिमांड बने साइकिल दोबारा से चल निकले। ये कंसेप्ट है सरकार का। सरकार का यह कंसेप्ट है कि वो बैंकिंग में, इंडस्ट्रीज में और कस्टमर के लिए पैसा इन्फ्यूज कर रही है। फार्मा सेक्टर, फार्म्स जो मतलब खेती बाड़ी से रिलेटेड हैं, उनके लिए भी, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी सरकार के पास बहुत से प्लान्स हैं, सरकार ने उनको भी पैसा प्रोवाइड किया है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर कहीं ना कहीं इस समय पर अपने कदमों पर खड़ा है, अपने पैरों पर खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है, प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, तो वहां पैसा अपने आप काफी हद तक पहुंचने के चांसेस हैं। लेकिन इस टाइम पर इकोनॉमी के बैंकिंग और इंडस्ट्रीज वाला सेक्टर जो है और सर्विसेज वाला सेक्टर है, ये आईसीयू में पहुंच चुके हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर पहुंच चुके हैं, और वहां से इनको निकालना बड़ा जबरदस्त चैलेंज है। और इस चैलेंज को सरकार ने आपके 20 लाख करोड़ के पैकेज के साथ आगे बढ़ाया है। दोस्तों, रियलिटी ये है, सच्चाई ये है कि इसमें 20 लाख करोड़ में से 13 लाख करोड़ तो सरकार जो है वो इन्वेस्ट करने वाली है। बाकी पहले वाली स्कीम्स, तभी आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि पिछली वाली स्कीम्स और इन स्कीम्स को जोड़ दिया जाए तो लगभग ये 20 लाख करोड़ के करीब का पैकेज होगा, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े पैकेजेस में से एक पैकेज देने के पीछे आत्मनिर्भर भारत बनाने का सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो आज शाम वाली या कल, ये आज जो वीडियो बनेगी वो आज शाम या कल सुबह तक आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, प्लीज बच्चों, अपने दोस्तों से हमारे बारे में जरूर कहें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।